नमस्ते, मैं अश्विनी कुमार शर्मा, एडवांस नॉलेज लर्निंग सेंटर एजुहब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारे संविधान सभा के पार्ट सेकंड पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं पार्ट 1 को, अब हम पार्ट सेकंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पार्ट सेकंड में हम जहां से शुरू करेंगे वो चीज है हमारे अगस्त प्रस्ताव। इससे पहले देखिए हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था संविधान सभा में। अगस्त प्रस्ताव से पढ़ने के पहले हम जो ब्रीफ थोड़े सा वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने संविधान के बारे में कि संविधान किसे कहते हैं। कानून और नियमों का ऐसा समूह या संकलन जिसे किसी देश की कानून व्यवस्था को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, संविधान कहलाता है। संविधान सर्वोच्च कानून व्यवस्था होती है किसी भी देश की। सबसे प्राचीनतम या सभी संविधानों की जननी ग्रेट ब्रिटेन, जिसे कि तत्कालीन समय का ग्रेट ब्रिटेन, आज का मोस्ट ऑफ हिस्सा इंग्लैंड का। ठीक है। इसके बाद नवीनतम नेपाल का 2015 में बना था। उसके बाद सबसे बड़ा संविधान भारत का, सबसे छोटा अमेरिका का, केवल 7 अनुच्छेद। हमारे में 395 अनुच्छेद थे जो कि हम बता चुके हैं कल। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हमारे संविधान सभा की तरफ बढ़ते हुए कदमों पर, और हम बात करेंगे हमारे अगस्त प्रस्ताव। देखिए अगस्त प्रस्ताव जो था उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अगस्त में आया था। ठीक है। और ये आया था आपका 8 अगस्त 1940 को। हमने जैसा कि लास्ट में देखा था कि 1938 में सबसे लास्ट और व्यक्तिगत वयस्क मताधिकार के ऊपर मांग की थी कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर आप हमारे लिए मतदान की व्यवस्था करें और उसके आधार पर चुने गए प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा को बनाएंगे। तो ऐसे के बाद हमारे पास जो है ब्रिटेन सत्ता वो जागी, थोड़ा सा उन्होंने काम किया इसके ऊपर और प्रस्ताव रखा हमारे पास 8 अगस्त 1940 को। चूंकि ये प्रस्ताव अगस्त में आया था इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव कर दिया गया। देखिए इस प्रस्ताव के समय में जो हमारे गवर्नर जनरल थे, या उस समय नाम चेंज हो चुका था और उसे हम कह सकते हैं वायसराय। जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था। ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि वायसराय जो थे उस समय तत्कालीन समय के जो भारत के वायसराय थे, इस समय हमने, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने अधिनियम पढ़ा था तो एक नाम बोला था लॉर्ड लिथनिथगो। लिथगो। ठीक है। तो हमारे जो उस समय वायसराय थे वो लॉर्ड लिथनिथगो थे। और अगर हम बात करें तत्कालीन समय के ब्रिटेन के पीएम की, तो देखिए ब्रिटेन के जो पीएम थे उस समय वो आपको पता ही है कि इस समय कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, अनुदार दल के नेता थे। ठीक है। उस समय अनुदार दल होता, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी, वहां अनुदार दल, तो उसके नेता थे विंस्टन चर्चिल जो कि उस समय पीएम थे। अनुदार और उदार दल का मतलब ये हुआ कि इनमें कोई उदारता का हम उनसे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते कि भाई आप हमारे प्रति उदार होंगे, ऐसा इनसे साथ नहीं कह सकते, इसलिए इनको कहा गया अनुदार दल के नेता। ठीक है। इस प्रस्ताव में सबसे पहला जो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, ये पहला प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने ये माना था कि भारत का संविधान जो बनेगा उसके लिए जो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना होगी वो भारत की जनता स्वयं करेगी।
ठीक है, तो ये पहला प्रस्ताव आया, ये कहिए कि संविधान सभा के निर्माण में इस संविधान का इसलिए योगदान है क्योंकि इसी संविधान के प्रस्ताव के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के बनने के लिए जो पहला प्रस्ताव आया था, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का वाक्य ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा था, तो वो इसी प्रस्ताव में था। और ये कहा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना भारत की जनता स्वयं करेगी। भारत की जनता क्या करेगी? स्वयं करेगी इसका निर्णय, और उन्होंने ये बात मान ली थी। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा अगस्त प्रस्ताव, जिसको पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें ये बात कही गई। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो पुटअप ऐसे हो सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन था। दूसरी बात कि अगस्त प्रस्ताव के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था। ठीक है, तो हम ये बात अब यहीं पे रोकते हैं क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के बारे में जो था वो हमने पढ़ लिया है, हमने जान लिया है कि अगस्त प्रस्ताव में क्या चीज है। देखिए, अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। ये हमारा दूसरा मिशन है जिसका कि यूज हो रहा है हमारे संविधान सभा के निर्माण में। तो देखिए, इसका ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए, क्रिप्स मिशन जो था वो सन 1942 में आया था, 23 मार्च 1942 को। एक सदस्यीय दल था, ठीक है, एक सदस्यीय दल था, और जो इसके सदस्य का नाम था या जो व्यक्ति आए थे वो थे सर स्टफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम से ये मिशन का नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। कौन थे? सर स्टफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, जो आए थे सन 1942 में। उस समय देखिए, जब 1940 के समय हमारे ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो 1942 में भी कौन थे? विंस्टन चर्चिल ही थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के पीएम अभी भी वही है, विंस्टन चर्चिल। इसमें कुछ पॉइंट्स बोले गए और वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, हम उनको बात कर देते हैं। पहला पॉइंट था कि भारत ब्रिटेन का अभिन्न भाग बना रहेगा। मतलब सोवरेन स्टेट अभी भी भारत नहीं बनेगा, सोवरेन स्टेट नहीं बनेगा, संप्रभु राष्ट्र नहीं होगा, वो ब्रिटेन का ही एक हिस्सा रहेगा। जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो महारानी है वो एलिजाबेथ का ही शासन चलता है। ये कहिए कि वो संप्रभु राष्ट्र नहीं कहा जा सकता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसा ही हमारा जो भारत है वो इस कथन के द्वारा ये कहा गया कि आप जो है वो संप्रभु राष्ट्र नहीं होंगे, अभिन्न हमारे ही हिस्से बने रहेंगे। आप संविधान सभा आपकी रहेगी, आपका ही नेता संविधान सभा के जो चुनाव होंगे, संविधान के निर्माण के बाद जो भी चुनाव होंगे उसका जो नेता होगा वो आपका यहाँ का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, परंतु हमारी सोवरेनिटी हमारे ब्रिटेन की रहेगी, आप उसके अभिन्न हिस्से ही बने रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो कथन आया वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कथन के लिए क्रिप्स मिशन को जाना जाता है, और वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। लेकिन एक पॉइंट जोड़ दिया गया इसमें कि यदि कोई सदस्य या दल इस संविधान सभा की स्थापना के समय में इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संविधान सभा में भाग ना लें, अपना स्वयं का अलग से संविधान निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हो और उसमें से कुछ लोगों को कहा जाए कि भाई आप अपना खुद का अलग से संविधान बना लें, तो क्या वो इस पूरे राष्ट्र में आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे, कभी भी नहीं आना चाहेंगे। उनको पता है कि हमारा संविधान अलग है, तो हम एक अलग राष्ट्र क्यों ना बना लें।
तो यहां से क्रिप्स मिशन के इस पॉइंट से ये साफ हो गया कि भारत के दो टुकड़े करने की मंशा है, या ब्रिटेन की जो आंशिक मंशा थी, पूर्ण मंशा जो थी उनकी, उसके आंशिक संकेत इसी मिशन ने दे दिए कि वो भारत के दो टुकड़े करने के लिए इरादा ले रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग बन गई थी। मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में, और जिन्ना जी जो थे वो बार बार पाकिस्तान 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 की मांग कर रहे थे, जिस पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति 1933 में चौधरी रहमत अली जी ने की थी। उनकी एक बुक आई थी, जिस बुक का नाम मैं अभी बता देता हूं आपको, नाउ एंड नेवर। ये नाउ एंड नेवर जो एक बुक थी चौधरी रहमत अली जी की लिखी गई पुस्तक, इसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान शब्द रचा था, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई इसी बुक में। इसके बाद जिन्ना जी मांग करने लगे कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, और इसके संकेत 1942 में आए क्रिप्स मिशन ने भी दे दिए कि वो भी यही चाह रहे हैं, एक राष्ट्र बनाए रखना वो भी नहीं चाह रहे हैं, वो भी टुकड़े करने की मंशा रखते हैं। तो इसके लिए जब ये बात आया, ये कथन हमारे भारतीय नेताओं ने सुना, तो उन्होंने इस मिशन को का विरोध किया और इसको पास नहीं किया, और इसी कारण क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया भारत में। तो इसके संदर्भ में कुछ हमारे दार्शनिक भी थे, हमारे नेता भी थे भारत के उस तत्कालीन समय के, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। वो स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में वो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं वो स्टेटमेंट्स, और वो स्टेटमेंट्स बहुत ही नेसेसरीली इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं कि भाई किसने कौन सी स्टेटमेंट किस संदर्भ में क्या कही। ठीक है, तो अब हम उन स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है क्रिप्स मिशन के बारे में जो कथन कहे गए थे वो। ठीक है, देखिए पहला कथन जो कहा था वो महात्मा गांधी जी ने कहा था, और उन्होंने कहा था क्रिप्स मिशन को भुना हुआ चेक, या यूं कह सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक। ये जो कथन थे ये महात्मा गांधी जी के थे इस मिशन के संदर्भ में। दिवालिया बैंक का चेक जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे इनके बारे में कहा। अगस्त प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप, ये पट्टा भी सीतारामैया जी ने जो है वो कहा था कि अगस्त प्रस्ताव का ही क्या है, ये परिवर्तित रूप है। ये जो मैंने आपको बताया कथन, ये अपने आप में चारों इंपॉर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर है, और आगे भविष्य में कहीं किसी पेपर में अगर पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें से एक आधा संविधान सभा के ऊपर भी पूछा जाता है, और संविधान सभा के ऊपर हो सकता है मे बी एक छोटा सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सके इन स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो इन्हें याद रखना अति आवश्यक है। चौथी स्टेटमेंट जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि आज मेरे मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। यहां शैतान शब्द का उपयोग ब्रिटिश सरकार के लिए किया गया था, जो भारत को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। भारत जो देश है उसको 2 टुकड़े करना चाह रहे हैं, तो उस शैतान के क्रिप्स जो है वो वकील बनकर आए। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इस तरह से आपका क्रिप्स मिशन कंप्लीट होता है। जो इसमें याद रखने योग्य बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अगस्त प्रस्ताव में जो बातें याद रखने योग्य थी वो भी मैं आपको डिस्कशन उसके ऊपर कर चुका हूं। अब हम हमारे मेन मिशन के ऊपर बढ़ रहे हैं। वो मेन मिशन जिससे संविधान सभा की उत्पत्ति कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसके संदर्भ को लेकर ही
संविधान सभा का भारत में निर्माण किया गया था। तो चलिए हम अब उसकी शुरुआत करते हैं। क्रिप्स मिशन के बाद अब हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना की बात कर रहे हैं, जिस योजना के तहत हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया था। देखिए, यह 3 सदस्यीय मिशन था। वो 3 सदस्य जो थे उनमें से एक तो हमारे क्रिप्स ही थे, ठीक है। इनके अलावा जो और थे वो थे अलेक्जेंडर, ठीक है, पूरा नाम नहीं है पता, A.V. अलेक्जेंडर। दूसरे पैट्रिक लॉरेंस थे, और तीसरे आप जानते हैं स्टफर्ड क्रिप्स। मैंने आपको बताया अभी कि क्रिप्स पुनः वापस से आते हैं, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति थे, इसलिए इसे त्रिसदस्यीय या 3 सदस्यीय मिशन भी कहा गया। और इनका सबका अध्यक्ष जो था वो किसे बनाया गया? पैट्रिक लॉरेंस को। पैट्रिक लॉरेंस जो है वो इन तीनों के अध्यक्ष थे। यही हो गई है कि इन तीनों सदस्यों में से जो अध्यक्ष पद था वो पैट्रिक लॉरेंस को दिया गया था। वो मेन थे जिनको की या वो जो हमारे नेताओं से डील करेंगे वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। उनको अध्यक्ष बनाकर यहां भेजा गया। अब देखिए, इस मिशन का गठन जो हुआ कि भी कैबिनेट मिशन जाएगा, तो इसका गठन जो हुआ वो हुआ 19 फरवरी सन 1946 को। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने योग्य बात है कि कैबिनेट मिशन ही क्यों बोला? क्योंकि ये तीनों उस समय तत्कालीन समय कैबिनेट के ही क्या थे? मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इन मंत्रियों को वहां भेजा गया, इसलिए इस योजना को कैबिनेट मिशन भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के क्रिप्स थे, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन भी बोला गया। इसका गठन हुआ था 19 फरवरी को, लेकिन भारत पहुंचा ये 24 मार्च 1946 को। भारत पहुंचने के बाद भी इसने तुरंत ही अपना प्रस्ताव नहीं दिया, वहां की स्थिति को भांपा, वहां की स्थिति को जाना, और उसके बाद योजना प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की, और उन्होंने इस योजना में कहा, क्या कहा कि एक संविधान सभा की स्थापना होगी जिसमें सदस्यों की संख्या 389 389 होगी, ठीक है। अब ये जो 389 है, 389 है, इनका चुनाव कैसे है? ये एक समस्या थी, तो उसका भी सॉल्यूशन उन्होंने ही बताया। तो ये जो इतना टाइम लिया वो टाइम इसी बीइंग में लिया कि वो ये बता सके कि आखिरकार कैसे इसका चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो 389 सदस्यों को इसमें उन्होंने बात कही, ठीक है। तो देखिए, 389 सदस्यों को चुनने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया। वो तरीका क्या था? उन्होंने कहा कि 389 जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे चुना जाएगा कि इनमें से 292 जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से लिए जाएंगे ये सदस्य? ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। 292 सदस्य कहां से लिए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र
उस समय तत्कालीन समय में 4 थे, जिन्हें याद रखने की ट्रिक सीधी सी है, अंग्रेजी के शुरुआती 4 लेटर्स या कह सकते हैं अल्फाबेट ABCD। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली या कह सकते हैं दिल्ली, ठीक है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय तत्कालीन समय में। तो इन 4 सदस्य यहां चुने जाएंगे, मतलब एक सदस्य एक जगह से चुना जाएगा। ये जो टोटल है ये 292 और ये 296, 4 सदस्य ये और 292 ये, तो 296 जो सदस्य हैं, ठीक है। ये जो 296 जो आपके पास सदस्य हैं, ये 296 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। इनका चुनावों द्वारा निर्णय किया जाएगा, इसलिए निर्वाचित होंगे, इनके ऊपर चुनाव होंगे। अब देखिए 3 और ये 4 और 292 296 में हो गए। अब कितने बचे आपके पास? 89 तो ये रह गए और 4 ये, कितने शेष रह गए? 93। तो जो 93 सदस्य हैं ये देशी रियासतों से लिए जाएंगे, ठीक है, देशी रियासतों से लिए जाएंगे। और ये है, इनका निर्वाचन नहीं हो सकता, ये तो मनोनीत ही होंगे। चुनाव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हैं देशी रियासतों में मालिक कौन? राजा। राजा का अधिकार है, तो राजा चुनाव तो करवा ही नहीं सकता। जिस क्षेत्र में राजा का राज है, राजा ही क्या करेगा? निर्णय लेगा। तो इसलिए वो कहां से सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे क्या होगा? मनोनीत किए जाएंगे। तो चुनाव कितने पर सदस्यों को होगा? 296 पर। तो इसी संदर्भ में चुनाव करवाए गए, ठीक है। 1946 में ही चुनाव करवा दिए गए, जुलाई में, ठीक है। क्योंकि मई में ही प्रस्ताव आ गया था, मई में सबको समझाया गया, उस पर बात बनी और जुलाई 1946 में 1946 सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा 96 निकल रहा था, ठीक है। तो जुलाई 1946 में आपके क्या करवा दिए गए? चुनाव करवा दिए गए। लेकिन चुनाव की जो टेंडेंसी थी वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवा सकते थे, क्योंकि भारत की क्या थी? जनसंख्या ज्यादा थी। अगर चुनाव कराने बैठे तो पूरा सबको पहले बताना पड़ेगा कि चुनाव क्या होता है, कैसे आपको क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि सब हर 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य को चुन लिया जाए, उसकी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि अलवर है, जयपुर है, दिल्ली है। दिल्ली में तो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, मान करते हैं जैसे छोटे प्रांत की, जैसे मान लीजिए जयपुर है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे बनाकर 4 हिस्से बनाए जाते हैं। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पे सदस्यों की संख्या को देखा जाता है कि एक इलाके में कितने सदस्य हैं, उस हिसाब से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है कि इतने सदस्यों पर एक नेता चुना जाएगा। तो उस आधार पर पूरे राज्य में स्थान बना दिया। जैसे हमारे राजस्थान में 200 सदस्यों की सरकार बनती है, 202 की। तो आप देखें तो अब मान लीजिए 101 मिल गया किसी को तो बन सकती है भाई। 200 में से अगर 101 किसी को मिल गया तो आप सीधे जानते हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि आप 50+1 ले चुके हैं, ठीक है।
तो उसी संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है कि भाई अब चुनाव करवा दिया जाता है। कांग्रेस चाह भी रही थी कि चुनाव हो, कि भाई संविधान सभा में सदस्य किसकी तरफ से कितने जाएंगे और कैसा संविधान लिखा जाएगा, कैसा नहीं होगा, उसके निर्णय, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा सभा का, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, कौन किस समिति में होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये सब निर्णय कौन लेगा? चुनाव भी तो लेगा। चुनाव के बाद ही सारे निर्णय होते। तो देखिए 296 सीटों पर चुनाव किया गया। 296 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। अब चुनाव हुआ तो ये 4 सीटें तो आ गई, ठीक है। इन 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिल गई। 208 सीटें किसको मिल गई? कांग्रेस को मिल गई। 8 जो है वो निर्दलीय आ गए। 8 कौन से आ गए? निर्दलीय आ गए, जो किसी पार्टी से कोई तालमेल नहीं रख रहे थे। उसमें पार्टी कौन थी? कांग्रेस और मुस्लिम दल, जिसे मुस्लिम लीग कह रहे हैं। तो बची हुई सीटें जो थी उनमें से 73 सीटों पर, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिल गई, ठीक है। मुस्लिम लीग को क्या मिल गई? विजय मिल गई। 73 सीटों पर लगभग उनको विजय मिल गई, मुस्लिम लीग को, ठीक है। 73 सीट्स पर मुस्लिम लीग को विजय मिल गई। और इस तरह से देखा गया कि मुस्लिम लीग के पास बहुमत नहीं आया, बहुमत कांग्रेस के पास आया, तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। अंतरिम सरकार जो है वो किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। या यूं कहिए बहुमत दल का नेता ही तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री की पदवी लेता, या यूं कहिए अध्यक्ष की पदवी लेता, तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? विरोध किया। और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तौर पर मनाया गया। यही वो दिन है जहां से मोहम्मद अली जिन्ना फेमस होते हैं, क्योंकि वही इसका नारा देते हैं और इसी से ही जनता भड़कती है, आपस में लड़ मार के बहुत ज्यादा नुकसान देश को होता है। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था और कैबिनेट मिशन योजना का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। भारतीय इतिहास का इसे काला दिन भी माना जाता है और ये काला दिन कहने वाले मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास का काला दिन कहा था, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन। इसमें क्या प्रावधान कैसे कैसे होंगे। अब हम बात करें, देखिए ये जो चुनाव हुआ 296 का, ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था, इसलिए इस चुनाव को कहा गया अप्रत्यक्ष चुनाव। एक सदस्य चुना जाएगा, 10 लाख के ऊपर चुना जाएगा जनसंख्या में, ठीक है। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा। और हिंदू समुदाय जो था, या भारतीय समुदाय जो था आपका उस समय तत्कालीन, उसे 3 वर्गों में विभक्त किया गया। समस्त भारतीय समुदाय को 3 वर्गों में बांटा गया, सामान्य हिंदू, मुस्लिम और सिख। और फिर चुनाव करवाए गए, ठीक है। देशी रियासतों से मनोनीत हुए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 और 292 ब्रिटिश प्रांतों से, कुल मिलाकर 296 सीटों पर चुनाव करवा दिए गए, जिसमें कांग्रेस विजयी रही। 208 सीटों पर कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त करी थी, ठीक है। तो अब हम आज हमारा जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप लोगों को ने जरूर कुछ सीखा होगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट जरूर करते रहें। व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज भी आया अभी हमारे पिछला वीडियो का, तो जो चीजें हम आपको बता रहे थे, पूछा गया कि भाई सर प्रत्यक्ष चुनाव, वो हमने पहले ही बोला था कि मैं उनके बारे में डिस्कशन संविधान सभा वाला ये पूरा पार्ट होने के बाद डिस्कस करूंगा, तो पेशेंस रखिए, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कहीं भी कोई चीज अगर पढ़ाते समय छूट जाती है तो मैं उस चीज को बाद में, जब वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे, पूरा संविधान सभा पूरी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको वो करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और आया था हमारे स्टूडेंट से ही कि सर जो फर्स्ट पार्ट आपने करवाया था अधिनियमों का, उसके ऊपर क्वेश्चंस का एक सेट अगर मिल जाए तो बेटा ऐसा है कि क्वेश्चंस का सेट बनके बिल्कुल तैयार है और हो सकता है कि हम आपको वो प्रोवाइड करा दें हमारी वेबसाइट पर, जो कि जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता रह रहा है, उसी पर हम अवेलेबल कराएंगे। दोनों में से किसी भी साइट पर अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, जब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।